वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम मेंटोर्स। हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होती है उनकी, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म्ड हुआ था, एट्सेट्रा के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट, सेपरेट और ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस परमानेंट बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे? क्योंकि ये यूथ को पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरेस्ट जगाने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 24 टू 329 में मेंशन्ड है। ये पार्ट 15 के अंदर में आता है। इलेक्शन कमीशन एक इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में डील करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में डील करता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया बॉडी है। ये सेंटर और स्टेट दोनों का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत का इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। इसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन हम लोग देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 के बाद दो और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। ये तीनों ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर तीनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि दो और इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम लोग जानते हैं कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में। ये किस लिए हुआ था? इस पहले वोटिंग एज हुआ करता था, वोटर्स के एज हुआ करता था 21 ईयर, लेकिन इसके बाद इसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। इससे सडन वोटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर का हैंडल कर लेना पॉसिबल नहीं था। इसलिए दो और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए और इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी हो गया। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर बने। हम लोग देखते हैं कि ये तीनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट किसी से बिना कंसल्ट के इनको अपॉइंट कर सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का खर्च जो भी आता है वो इनका इंडिपेंडेंट होता है, वो कंसोलिडेशन फंड के अंदर नहीं आता है। इनके सर्विस और टेन्योर का देखते हैं। इनका सर्विस और टेन्योर फिक्स्ड होता है 6/65, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को जब चाहे रिमूव कर सकते हैं। इनका टेन्योर 6/65 होता है। ये मैक्सिमम 6 साल के लिए हो सकते हैं और 65 मैक्सिमम एज हो सकता है। ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। शर्त ये है कि इनका एज 65 से कम होना चाहिए। ये 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितने बार भी चाहे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर सकते हैं। हम लोग इनके क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर दोनों का ही कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। इनके इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन या जुडिशियल क्वालिफिकेशन नहीं होता है। इनका टर्म भी स्पेसिफाइड नहीं होता है।
इनका टर्म भी स्पेसिफाइड नहीं होता है। ये 6/65 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं। ये 65 एज 6 इयर्स मैक्सिमम, ये ऊपर मैंने बताया अभी। जनरली ये लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि ये ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, ये सब कहीं मेंशन नहीं है। कोई क्वालिफिकेशन इनका मेंशन नहीं है। इन लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं अपने मर्जी से, जब चाहे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इनके रिमूवल का मैं आगे आपको बताऊंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिक्योरिटी प्रोवाइड है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूवल होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इनके रिमूवल का हम देखते हैं, ये आर्टिकल 324(5) में मेंशन्ड है। और इनके रिमूवल का हम देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी प्रोवाइड है। इनका टेन्योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट चाहिए होता है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होनी चाहिए, दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेटली। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का अगर हम देखते हैं तो इनके रिमूवल के लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं चाहिए होता है। इनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं खुद की मर्जी से, और वो किसी की कंसल्टेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए। हम लोग इनके पावर के बारे में देखते हैं कि इनका पावर क्या होता है। पावर एंड फंक्शन देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराते हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा हो गए। स्टेट इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके इलेक्शन कराते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ये तीनों का पावर सेम होता है। अगर कोई ओपिनियन में डिफरेंस होता है तो तीनों का मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है कि अब उसमें ये तीनों का पावर सेम रहेगा, तीनों का मेजॉरिटी डिसाइड करेगा और मेजॉरिटी फेवर करेगा किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करते हैं कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट कितना खर्च करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं लोकसभा में पहले 2022 से पहले 70 लाख रुपए लोकसभा के मेंबर खर्च कर सकते थे, लेकिन अब ये बढ़ाकर 2022 से 95 लाख कर दिया गया है। 95 लाख कर दिया गया है। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पहले 42 लाख था, 42 लाख था, अब ये बढ़ा के 48 लाख कर दिया गया है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कैंडिडेट है, एक MLA इलेक्शन में खड़ा होता है, तो वो 48 लाख तक खर्च कर सकता है इलेक्शन कैंपेन में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन, इलेक्शन सिंबल, इन सब का डिसाइड इलेक्शन कमिश्नर ही करता है। इलेक्शन कमिश्नर ही रिकॉग्नाइज करता है कि पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। अब इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी करके हमारे वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। हम लोग कुछ वोटिंग राइट के बारे में देख लेते हैं। तो वोटिंग राइट एक लीगल राइट है। वोटिंग राइट एक लीगल और स्टैट्यूटरी राइट है। ये आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है। हम इसका प्रोविज़न देखते हैं तो इसमें वोटिंग राइट किसको दिया जाएगा, ये एडल्ट सफरेज पे दिया जाता है। एडल्ट सफरेज का मतलब है 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए एज, वो लोग वोट कर सकते हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़
पॉलिटिकल पार्टीज टाइटल है उस वीडियो का। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न एडल्ट सफरेज जो मैंने बताया, एज पर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ये राइट टू वोट मेंशन किया गया है। इसमें 61st अमेंडमेंट जो मैंने ऊपर बताया आपको, इससे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में वोटिंग एज कम किया गया था, 1989 में वोटिंग एज रिड्यूस किया गया था। इसमें 2009 में हम देखते हैं कि एक कुलदीप नैयर केस हुआ था, 2009 में कुलदीप नैयर केस हुआ था एक। इसमें क्या बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मानती है। ये 2009 के प्रोविज़न कुलदीप नैयर केस में बोला गया था। इसमें फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बोला गया था वोटिंग राइट को, लेकिन यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था अभी, उसमें ये बताया गया था कि ये ऑप्शन था यूपीएससी के, लेकिन यूपीएससी में एक क्वेश्चन था 2018 में, उसमें वोटिंग राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑप्शन में था और यही यूपीएससी ने सही माना था। तो अगर यूपीएससी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है तो हम लोगों को भी वही माननी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।